हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर वेल एंड हैविंग अ वेरी ग्रेट डे। आज हम लोग बात करेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स के ऊपर। लास्ट वीडियो में मैंने सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक और ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स के ऊपर और उनके न्यूमेरिकल्स के ऊपर एक वीडियो बनाई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जाकर पूरा जरूर से देखें। इस वीडियो को जरूर से पूरा देखना, इसमें आपके काम की बहुत सारी चीजें हैं। एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन इस टॉपिक से बोर्ड में बन जाता है, 4 मार्क्स का भी बन सकता है, 6 मार्क्स का भी बन सकता है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक स्कोरिंग टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, स्कोरिंग है और इंपॉर्टेंट है। तो पूरा जरूर से देखना इस वीडियो को, बीच में मत छोड़ना। तो हे गाइस, दिस इज अभिषेक पांडे हियर एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो ऑन द टॉपिक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब बात करते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स की। तो सबसे पहले चीज आती है क्या? अपनी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहला जो चीज आती है वो है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखो, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। आपके पास अगर कोई मैट्रिक्स है, आप उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, 3 तरीके से आप उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। देयर आर 3 वेज जिससे आप उसको ट्रांसफॉर्म करोगे। तीनों के बारे में अभी हम बात करेंगे। ठीक है, 3 तरीके हैं जिससे आप किसी भी मैट्रिक्स को क्या कर सकते हो? ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। अब ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है? आप उस मैट्रिक्स में चेंजेस ला सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपके पास कोई मैट्रिक्स है, मान लो ए मैट्रिक्स है। ठीक है, इसके जो एलिमेंट्स हैं लेट से ए बी सी डी है ना, ये इसके एलिमेंट्स हो गए। ए कोई मैट्रिक्स, उसके ये एलिमेंट्स। अब इसके साथ, मैट्रिक्स के साथ आप क्या क्या कर सकते हो, किस किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन इसमें ला सकते हो, उनको देखते हैं। तो सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो क्या है? इंटरचेंज, बल्कि क्या कहेंगे, इंटरचेंज रोज एंड कॉलम्स। क्या है? इंटरचेंज रोज एंड कॉलम्स। आप कोई 2 रोज और कोई 2 कॉलम्स को क्या कर सकते हो? आपस में इंटरचेंज। जैसे कि ये मान लो मेरी फर्स्ट रो है। ठीक है, ये क्या है, इसको मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूं। मान लो ये मेरी फर्स्ट रो है और ये मेरी सेकंड रो है। सिमिलरली ये मेरा फर्स्ट कॉलम है और ये मेरा सेकंड कॉलम। ठीक है, ये मेरी फर्स्ट रो है, ये वो फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है। मैं कैसे इंटरचेंजेस कर सकता हूं, जरा उनको देख लो। मैं सबसे पहले मान लो रो को इंटरचेंज करना चाह रहा हूं, तो मैं क्या कर सकता हूं भाई? पहली रो है, उसको मैं बोलूंगा आर से। रो को किससे दिखाते हैं? आर से दिखाते हैं। आप किस रो को इंटरचेंज करना चाह रहे हो? दैट इज आप फर्स्ट रो को इंटरचेंज करना चाह रहे हो। किसके साथ करना चाह रहे हो? आप करना चाह रहे हो उसे विद द सेकंड रो। अभी तो फिलहाल 2 ही है, लेकिन जब आप 3x3 की मैट्रिक्स, 3x3 के एक स्क्वायर मैट्रिक्स को देखोगे तो वहां पर रोज जो है वो 2 से ज्यादा 3 हो जाएंगी। तो आप फर्स्ट को सेकंड के साथ, या फर्स्ट को थर्ड के साथ, या सेकंड को थर्ड के साथ, या थर्ड को किसी और के साथ आप चेंज कर सकते हो। तो यहां पर क्या है कि फर्स्ट को मैं किसके साथ इंटरचेंज कर रहा हूं? सेकंड के साथ। तो मैं कैसे लिखूंगा? R1 इंटरचेंज विद R2। और जब मैं ये वाला ऑपरेशन लगाऊंगा कि R1 जो है मेरा इंटरचेंज हो जाए विद R2, तो जो नई मैट्रिक्स आएगी बनके वो क्या आएगी, उसको जरा देखते हैं। R1 की जगह अब R2 को लिखा जाएगा। तो यानी कि ये वाली जो रो के एलिमेंट्स हैं ये ऊपर पहुंच जाएंगे। दैट मीन्स अब आ जाएगा CDAB। इस टाइप से आपको लिखना होगा। तो ये क्या हो गया? आपकी जो R1 रो थी वो इंटरचेंज हो गई विद R2। अब आपने क्या करा? मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म कर दिया ना। तो ये इस तरीके से आप मैट्रिक्स को, पहला तरीका जिससे आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, आप रोज को इंटरचेंज कर सकते हो। और सिमिलर फैशन में आप कॉलम्स को भी इंटरचेंज कर सकते हो। कैसे? जैसे कि आपके पास ये वाली मैट्रिक्स है और आप ऑपरेशन लगा दो। क्या ऑपरेशन लगा दो? कि C1 इंटरचेंज विद C2। अब यहां C1 इंटरचेंज विद C2 लगाओ या C2 इंटरचेंज विद C1 लगाओ, बात तो एक ही रहने वाली है। कोई उसमें डिफरेंस नहीं आएगा आप, क्योंकि कोई भी 2 रोज को इंटरचेंज कर रहे हो। ठीक है, चाहे थर्ड वाली 3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स हो, चाहे 2 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स हो, कैसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, आप कोई भी रो के साथ दूसरी रो को क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। कोई भी कॉलम के साथ दूसरे कॉलम को चेंज कर सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं है। C1 इंटरचेंज C2 लिखो, चाहे C2 इंटरचेंज C1 लिखो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, अब मैं इस कॉलम को इसके साथ इंटरचेंज कर दूंगा तो अब क्या हो जाएगा, देखो बी डी ए सी, ये इस तरीके से इंटरचेंज हो गए। तो ये आपका पहला तरीका था ट्रांसफॉर्मेशन का, दैट इज इंटरचेंज रोज एंड कॉलम्स। रोज और कॉलम्स को आप इंटरचेंज कर सकते हो। तीन तरीके हैं, तीन के अलावा आप कोई चौथा मत लगा लेना, इन तीनों से ही आपको काम चलाना है आगे भी, जब भी क्वेश्चंस आएंगे इसके ऊपर तब। ठीक, तो इस तरीके से आपने रोज और कॉलम का इंटरचेंज लगा लिया। अब इसको रब करते हैं और दूसरा वाला देखते हैं कि दूसरा तरीका क्या है। तो दूसरा तरीका यह है कि आप क्या कर सकते हो, दूसरा तरीका यह है कि आप क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो मल्टीप्लाई एनी रो और कॉलम विद अ स्केलर। विद अ नॉन जीरो स्केलर, ठीक है, नॉन जीरो नंबर, विद एनी नॉन जीरो नंबर कह लो, विद एनी नॉन जीरो नंबर। ठीक है, एनी नॉन जीरो नंबर के साथ आप क्या कर सकते हो, किसी भी रो या कॉलम को आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई करा सकते हो, उसकी वैल्यूज को चेंज कर सकते हो। कैसे कि मान लो अगर आपके पास ये एक ए मैट्रिक्स थी, वही वाली ए मैट्रिक्स है हमारी, कौन सी, ए बी सी एंड डी, ये एक हमारे पास अगर मैट्रिक्स है और इसमें मेरे को ये वाला लगाना है, मल्टीप्लाई एनी रो और कॉलम विद एनी नॉन जीरो नंबर। तो मैं कैसे लगाऊंगा, मैं लिखूंगा R1 जिसमें आपको मल्टीप्लाई कराना है। मान लो मेरे को फर्स्ट रो में कराना है या मेरे को सेकंड रो में कराना है, मान लो मेरे को सेकंड रो में मल्टीप्लाई कराना है किसी एक नॉन जीरो नंबर से, तो R2 में मेरे को कराना है, तो पहले लिखा जाएगा R2, और R2 कैसे ट्रांसफॉर्म हो रही है वो देखना है। R2 का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है, दैट इज 5 टाइम्स ऑफ R2। R2 को क्या कर रहे हो, 5 टाइम्स ही कर दे रहे हो R2 के। R2 में एक स्केलर का या एक नॉन जीरो नंबर का आप क्या करा रहे हो, मल्टीप्लाई करा रहे हो। तो इधर जब मल्टीप्लाई कराओगे तो ये मैट्रिक्स कैसे बन जाएगी, देखो जरा, ए मैट्रिक्स के साथ क्या हो जाएगा भाई, ए बी, और ये इन दोनों में 5 का मल्टीप्लाई, दैट इज 5C एंड 5D। इस तरीके से आप क्या करा सकते हो, मल्टीप्लाई करा सकते हो एनी रो और कॉलम विद एनी नॉन जीरो नंबर। किसी भी नॉन जीरो नंबर के थ्रू आप रोज और कॉलम्स को क्या करा सकते हो, मल्टीप्लाई करा सकते हो। तो ये दूसरा तरीका हो गया। जो तीसरा वाला है मेरा, तीसरा तरीका ट्रांसफॉर्मेशन का क्या है कि द एडिशन of the addition to the elements of any row or column ठीक है, द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम with corresponding elements of any other row or column मल्टीप्लाइड विद अ स्केलर। यहां पे लिख देते हैं मल्टीप्लाइड बाय अ स्केलर, बाय अ नॉन जीरो नंबर कर लो, बाय अ नॉन जीरो नंबर। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, अब ये देखो है तो इतनी बड़ी सी पर आसान है, कुछ ज्यादा टिपिकल नहीं है। देखो प्रॉपर तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन ही कह रहा है कि आप एक रो के, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के एलिमेंट्स में एडिशन कर सकते हो किसी दूसरे रो के एलिमेंट्स का।
किसी भी एक रो के एलिमेंट्स में किसी दूसरे रो के एलिमेंट्स का, या किसी भी एक कॉलम के एलिमेंट्स में किसी दूसरे कॉलम के एलिमेंट्स का आप क्या कर सकते हो, एडिशन कर सकते हो, एडिशन कर सकते हो, मल्टीप्लाइड बाय अ नॉन जीरो नंबर। आप दूसरे रो के एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करा के किसी दूसरे रो में एलिमेंट्स जो भी हैं उनके साथ एडिशन कर सकते हो। देखो कैसे, इस चीज को अभी हम समझते हैं कि देखो कैसे हो रहा है, ये चीज कैसे लग रही है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है, जरा देखो। अब देखो, मान लो मेरे पास फिर से वही एक मैट्रिक्स है अपनी, कौन सी, ए मैट्रिक्स, ठीक है। ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स वही ए बी सी डी। मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसको कैसे ऐड कर सकता हूं वो देखना। मैं ऑपरेशन लगा रहा हूं, किस में मुझे ऐड करना है। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे किस में ऐड करना है, या सब्ट्रैक्ट भी, ठीक है। अगर आप नेगेटिव कर दोगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, अगर आप ऐड कर दोगे तो वो प्लस कर दोगे तो ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ऐड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। तो ए जो आप मान लो, आपको फर्स्ट रो जो है आपकी, उसमें आपको कुछ चेंजेस लाने हैं, दूसरी रो के एलिमेंट्स को इस पहली रो में क्या करना है, ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है बाय मल्टीप्लाइंग इट विद अ स्केलर। अब कैसे होगा देखो, आप लगाओगे, आपको फर्स्ट रो में लगाना है तो पहले लिखोगे R1, पहले फर्स्ट रो में लगाना है, फर्स्ट रो में ही ऑपरेशन लगा रहे हो आप, तो आप क्या लिखोगे, R1 में मैं ऑपरेशन लगा रहा हूं। और R1 अगर यहां पर लिखा है तो पहले भी यहां R1 ही लिखा जाएगा, ये याद रखना। यहां R1 से R1 में ही लिखा जाएगा कि R1 के साथ क्या करने वाले हो। अब R1 के साथ क्या करने वाला हूं, R1 में मैं प्लस करने वाला हूं, प्लस या माइनस में कुछ भी कर सकता हूं, पर मैं प्लस करने वाला हूं, ठीक है। तो R1 में मैं क्या प्लस करने वाला हूं, R2 को प्लस करने वाला हूं, एंड मल्टीप्लाइंग R2 विथ 2। R2 के एलिमेंट्स का 2 से मल्टीप्लाई करके मैं R1 में ऐड करना चाहता हूं, ठीक है। दोबारा से सुन लो, R1 में, ये मेरी रो 1 है, R1 में R2 के एलिमेंट्स का 2 से मल्टीप्लाई करके मैं R1 में ऐड करना चाहता हूं, तो मैं ये काम भी कर सकता हूं। ट्रांसफॉर्मेशन, हमें तीसरे तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन हम ये भी कर सकते हैं। तो अब अगर ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन लगाया जाए तो क्या आंसर आएगा वो देख लो। ए मैट्रिक्स, आंसर क्या आएगा देखो, ए में ऐड करोगे 2 टाइम्स ऑफ सी, है ना भाई। इसमें 2 का मल्टीप्लाई कराया तो 2c और 2d हो गए भाई, इसमें 2 मल्टीप्लाई करा रहे हैं R2 में 2 का, तो 2c और 2d हो गए, ठीक है। अब a में इसका 2 से मल्टीप्लाई करा के ऐड करना, दैट इज a प्लस 2c। सिमिलरली b में ऐड करना, दैट इज b प्लस 2d। और ये दोनों एज इट इज रहेंगे, इनमें कोई चेंज नहीं आने वाला, क्योंकि ऑपरेशन केवल R1 में लग रहा है, दैट इज ये C ही रहेगा और ये D ही रहेगा, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप अपना तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन भी क्या कर सकते हो, लगा सकते हो इस तरीके से। तो तीनों ट्रांसफॉर्मेशंस आपने देख लिए कि कैसे कैसे आपको तीनों ट्रांसफॉर्मेशंस लगाने हैं। तो आप इन ट्रांसफॉर्मेशंस को नोट कर लो। अच्छा, इन 3 के अलावा और कोई ट्रांसफॉर्मेशन आपको नहीं लगाना, आप केवल ये 3 ट्रांसफॉर्मेशन का ही यूज कर सकते हो। दूसरी बात कि अगर आपको रो के साथ, आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि किसी रो के साथ किसी कॉलम को ऐड कर दो, ये भी नहीं होना। रो के साथ हमेशा रो ऐड होगी, रो के साथ हमेशा रो ही इंटरचेंज होगी, कॉलम के साथ हमेशा कॉलम ऐड होगा, या कॉलम के साथ हमेशा कॉलम ही इंटरचेंज होगा। बाकी रो के साथ कॉलम या कॉलम के साथ रो इंटरचेंज या ऐड नहीं हो सकते। तो इन बात का ध्यान रखना। और ये तीनों आप लिख लें, और मैं बोर्ड को रब करके फिर आगे अपने टॉपिक की बात करता हूं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्वर्टेबल मैट्रिक्स के बारे में। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स से पहले आती है इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। इन्वर्टेबल मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता हो। इन्वर्टेबल मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है whose इनवर्स एग्जिस्ट। अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो वो मैट्रिक्स कैसी होगी, आपकी इन्वर्टेबल होगी। अच्छा, अब देखो क्या है, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स होने के लिए, इनवर्स होने के लिए कैसे इनवर्स निकाला जाएगा या इनवर्स क्या होगा, उसके बारे में बात करते हैं। देखो, हमने पढ़ा हुआ है कि भाई
जो आई होती है वो मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, ठीक है। आई क्या होती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, यानी कि आई का मैं किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराऊं, आंसर में वही मैट्रिक्स वापस से आ जाएगी। जैसे आई का अगर ए के साथ मल्टीप्लाई कराऊं, चाहे ए का आई के साथ मल्टीप्लाई कराऊं, चाहे जैसे भी कराऊं, वही मैट्रिक्स मेरी वापस आने वाली है, ठीक है। इन्वर्टेबल मैट्रिक्स के साथ क्या होता है कि मान लो आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है बी, लेट बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, एक बात ध्यान रखना कि जो भी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होंगी। कैसी होंगी? स्क्वायर मैट्रिक्स भी होंगी, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होंगी, ठीक है। तो लेट बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर एज ऑफ ए। जैसा ए का ऑर्डर है उसी ऑर्डर की ए खुद में एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। देखो, आप किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स अगर निकालना चाह रहे हो, पहली कंडीशन ये है कि वो मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। अब मान लो ए का आपको इन्वर्स निकालना है, तो ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर, मान लो एन। ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है विद ऑर्डर एन, ठीक है। तो बी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी। लेट मान लो कि बी कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ सेम ऑर्डर, इसी ऑर्डर एन की, एंड और क्या है, मैं ए और बी का मल्टीप्लाई करा रहा हूं तो मुझे आई मिल रहा है, या फिर मैं बी और ए का मल्टीप्लाई करा रहा हूं तो भी मुझे आई मिल रहा है। यानी कि ये कंडीशन कुछ बन के आ रही है कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कराने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मुझे मिल जा रही है। तो ऐसे केस में जो बी होगा उसको मैं क्या बोलूंगा? बी इज इनवर्स ऑफ ए। ये क्या है? इनवर्स ऑफ ए है। और वो हर मैट्रिक्स जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, उसे क्या बोलेंगे हम? इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। तो इन शॉर्ट समराइज करें अगर इस पूरी बात को, तो ये है कि इन्वर्टेबल मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब इनवर्स कैसे एग्जिस्ट कर रहा है वो देखो कि एक कोई दूसरी मैट्रिक्स होगी, मान लो अगर ए का आपको इनवर्स निकालना है तो एक बी मैट्रिक्स होगी जिसका कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी ऑफ सेम ऑर्डर। बी क्या होगी? एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी सेम ऑर्डर की, और ए और बी का मल्टीप्लाई करने पर आपको आइडेंटिटी मिलेगा, सेम विद बी इंटू ए करने से भी मिलेगा। तो ऐसे केस में जो बी होगा वो इनवर्स ऑफ ए होगा, एंड सेम गोज विद ए के साथ भी यही बात जाती है कि ए क्या होगा? इनवर्स ऑफ बी होगा। अगर बी इनवर्स ऑफ ए है तो ए क्या है? इनवर्स ऑफ बी है, ठीक है। बी इनवर्स ऑफ ए एंड ए इज इनवर्स ऑफ बी। दोनों के केस में दोनों ही एक दूसरे के क्या है? इनवर्स है। और मैं बी को कैसे दिखाऊंगा? बी को दिखाएंगे हम ए इनवर्स करके, ठीक है। बी को कैसे शो करेंगे? ए इनवर्स के साथ, ऐसे, ठीक है। अब दूसरी बात कि ये जो इनवर्स होता है ये यूनिक होता है। किसी भी मैट्रिक्स का जो इनवर्स होता है वो यूनिक होता है। हालांकि इसका एक प्रूफ भी है। इस प्रूफ के लिए कोई इतना इसका खास महत्व नहीं है, कहीं पूछा नहीं जाता, कुछ नहीं होने वाला, तो इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूं। इंपॉर्टेंट चीजें आपके काम की इसमें है, ठीक है। तो बी जो होता है वो ए इनवर्स के बराबर होता है, और जो आपका इनवर्स होता है, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, बस इसको ध्यान जरूर रखना, इस चीज को जरूर से ध्यान रखना, क्या बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज यूनिक। मतलब एक ही इनवर्स होता है, ऐसा नहीं है कि आपने किसी और तरीके से निकाला, जैसे आपने रोज ट्रांसफॉर्मेशन के साथ। भाई इनवर्स देखो, जब हम निकालेंगे तो हमारे पास दो तरीके होते हैं, या तो रो ट्रांसफॉर्मेशन से निकालते हैं या फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से निकालते हैं। अभी भी बात करेंगे कि कैसे निकालते हैं, तब समझ में आएगा। तो दो तरीके हैं। तो आप कहो कि मैंने रो ट्रांसफॉर्मेशन से निकाला है, इस वजह से मेरा आंसर दूसरा आ रहा है, किसी ने कॉलम से निकाला है, इस वजह से उसका कुछ और आ रहा है, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। आप चाहे जैसे भी निकालें आंसर एक ही आएगा, क्योंकि इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज यूनिक। कभी भी हमेशा ध्यान रखना कि मैट्रिक्स का जो इनवर्स होने वाला है वो कैसा होने वाला है? यूनिक होने वाला है, एक ही होगा। अगर एग्जिस्ट करता होगा
तो एक ही होगा, दूसरा कोई इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। इन्वर्टेबल मैट्रिक्स क्या है? इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज यूनिक। कैसे यूनिक है? अच्छा, अब अगली चीज भी एक छोटी सी चीज है। वो क्या है? वो ये है कि अगर आपके पास दो मैट्रिक्स हैं ए इंटू बी, और ए इंटू बी के मैं होल का इन्वर्स करता हूं, ठीक है, ए इंटू बी के मैं होल का इन्वर्स करता हूं, तो ये किसके बराबर होगा भाई? दिस इज इक्वल्स टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ये किसके बराबर होगा? बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के बराबर होगा। ये एक प्रॉपर्टी है किसकी? इनवर्स की प्रॉपर्टी मान लो। ठीक है, इनवर्स की प्रॉपर्टी क्या है कि ए इंटू बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। ठीक है, बहुत यूज में आती है, कॉम्पिटिशन्स में बहुत अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं इसके ऊपर, और बोर्ड्स में भी कंसेप्चुअल जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं वो भी इस प्रॉपर्टी से आपके आ सकते हैं। तो इसलिए ये काफी ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसलिए आप इसको जरूर से अच्छे से याद रखना। अब इसका एक छोटा सा प्रूफ भी है, अगर आपको मन नहीं है देखने का तो आप स्किप कर सकते हो, लेकिन प्रूफ इंटरेस्टिंग है इसलिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, आप आगे कंटिन्यू करके देख सकते हो थोड़ा सा। अब देखो, ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स मुझे प्रूफ भी करना है, तो मैं कैसे करूंगा? इसके लिए क्या है, मेरे को पता है कि देखो ए बी का इनवर्स, ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं, मुझे पता है कि ए बी इंटू ए बी का इनवर्स, भाई किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई उसके इनवर्स के साथ कर दूं तो आंसर क्या मिलने वाला है? अभी बताया था, ए का मल्टीप्लाई बी के साथ करा था, एक मैट्रिक्स का उसके इनवर्स के साथ करा था, तो आंसर मिलता है आई। दैट मीन्स एक बी का ए बी के इनवर्स के साथ करूं तो आंसर क्या मिलेगा मुझे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक, ये आंसर मिलेगा। अब क्या है कि अब मैं इसमें पहले ए इनवर्स का पूरी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम? ए इनवर्स से। तो जरा करो मल्टीप्लाई, क्या आएगा देखो, ए इनवर्स ए बी इंटू ए बी इनवर्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू आई। ठीक है, दोनों में ए इनवर्स से आगे मल्टीप्लाई करा दिया। भाई मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर मैटर करता है, तो अगर इधर मैं आगे मल्टीप्लाई करा रहा हूं तो इधर भी आगे ही मल्टीप्लाई कराया है इस वजह से। ठीक है, अब देखो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, ए इनवर्स इंटू ए इंटू बी इंटू ए बी इनवर्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स आई। ऐसे लिख सकते हैं ना। अब ए इंटू ए इनवर्स क्या होगा? ए का ए के इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज आई। तो ये आ गया आपके पास आई बी इंटू ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स आई। ठीक, अब ए इनवर्स इंटू आई करोगे तो आंसर तो क्या आने वाला है? ए इनवर्स ही रहना है। किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई अगर आई के साथ करते हो तो वही मैट्रिक्स आती है, तो दैट मीन्स ए इनवर्स इंटू आई इज इक्वल्स टू ए इनवर्स। सिमिलरली गोज विथ आई इंटू बी। ठीक है, कि आई का बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? बी इंटू ए बी का इनवर्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स। अब दोनों साइड में किससे मल्टीप्लाई करा रहा हूं? बी इनवर्स से। अभी मल्टीप्लाई कराया था एक साइड पर इससे, अब करा रहे हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय बी इनवर्स। बी इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊं तो देखो बी इंटू बी इनवर्स, बी इनवर्स इंटू बी इंटू ए बी का इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अब बी इनवर्स बी होगा आई, और आई का मल्टीप्लाई अगर मैं ए बी इनवर्स से कराऊं तो आंसर आएगा ए बी इनवर्स, क्योंकि देखो कभी भी आई से किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कराते हो तो आंसर में वही मैट्रिक्स आती है। तो बी इनवर्स इंटू बी गोज विथ आई इंटू ए बी इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, और यहां पर आई का मल्टीप्लाई इससे करा दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? दिस इक्वल्स टू ए बी इनवर्स
ए बी के होल का इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ये आपका आंसर आ गया और यही आपका छोटा सा प्रूफ था इस वाली आइडेंटिटी के लिए। ठीक है, प्रूफ क्लियर है, समझ में आ गया कैसे हो रहा है ये। जब भी चाहो आप इसका अगर कोई प्रूफ पूछता भी है तो आप कर सकते हो। हालांकि हो सकता है देखो एनसीईआरटी पेपर में कभी कभार इससे रिलेटेड प्रूफ आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के अगर कोई प्रूफ आ जाए पेपर में तो आप उसको कर सकते हो, इसी वजह से मैंने आपको बता दिया। अब ये सारी बातें आप नोट कर लो, जितना भी इनवर्स के बारे में अभी मैंने बताया। अब मैं आगे आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जिसमें हम बात करेंगे किसके बारे में, इनवर्स को कैसे निकालना है उस बारे में। कुछ क्वेश्चंस को करते हैं कि इनवर्स कैसे निकाला जाएगा बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। तो मैं बोर्ड रब कर रहा हूं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो। तो अब बात करते हैं एक क्वेश्चन की कि आपको ए इनवर्स निकालना कैसे है। तो अभी एक 2x2 मैट्रिक्स का क्वेश्चन मैंने लिया है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास ए मैट्रिक्स जो है वो ये है 3 -1 -4 2 एंड फाइंड ए इनवर्स। अच्छा, यहां पर जो बोला है वो ये बोला है कि फाइंड इनवर्स ए इनवर्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके ए इनवर्स निकालना है। अब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अभी मैंने 3 टाइप के आपको बताए थे, उन्हीं 3 आपको ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करना है फॉर फाइंडिंग द ए इनवर्स। अब देखो क्या होगा कि मुझे पता है ए जो होता है वो आई ए के बराबर होता है। ठीक है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो देखो। ए जो होता है वो आई ए के बराबर होता है। ठीक है, अब मैं क्या करूं, अगर मैं इस मैट्रिक्स को इस तरीके से सॉल्व करूं, मैं मैट्रिक्स में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन इस तरीके से लगाऊं कि ये जो ए मैट्रिक्स है ये बन जाए आई मैट्रिक्स। ठीक, और करस्पॉन्डिंगली यहां पर जो आई मैट्रिक्स है, ए तो कांस्टेंट मैट्रिक्स है तो वो ऐसी रहेगी, यहां पर जो आई मैट्रिक्स है ये इसमें चेंजेस आएंगे और ये चेंज होकर बन जाएगी समथिंग लाइक बी मैट्रिक्स, कोई बी मैट्रिक्स बन जाएगी। आई चेंज हो जाएगी बी में और ए चेंज हो जाएगी आई में। तो यहां पर ये जो बी आएगा, अब ये देखो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स जब बताई थी तो ये वही वाली कंडीशन आ गई, बी ए इक्वल टू आई। दैट मीन्स अगर बी इंटू ए आई के बराबर है, इसका मतलब बी इज इनवर्स ऑफ ए। तो इसी चीज का यूज करते हुए मैं क्या करूंगा, इनवर्स को निकालूंगा। तो देखो इनवर्स को कैसे निकालना है, क्या करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे हम ए इक्वल टू आई ए किसके बराबर होगा, आई ए के बराबर। ठीक है, ए इक्वल टू आई ए होगा। अब ए मैट्रिक्स क्या है मेरी, 3 -1 -4 2। ठीक, और आई मैट्रिक्स क्या है आपकी 1 0 0 1। भाई यही होती है ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इनटू ए तो एज इट इज आ जाएगा। अब देखो करना कैसे है उसको समझो। ठीक है, इसकी एक छोटी सी ट्रिक होती है। इसमें क्या होता है, इसकी जो ट्रिक है वो बता देता हूं। सारे क्वेश्चन आपके आराम से बनेंगे, बिल्कुल आराम से। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये वाला जो एलिमेंट है A11 जो एलिमेंट है उसको आपको क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, में A11 इक्वल टू 1, A11 एलिमेंट की जो वैल्यू है उसको क्या करना है, 1 करना है। तो उसको 1 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं क्या करूं कि मैं इस वाली मैट्रिक्स में ये 4 मतलब ये वाली जो रो है, जो आपका फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो में सेकंड रो को अगर ऐड अप कर दूं तो 3 - 4 दैट इज -1। अब 1 बने या -1 बने, -1 से तो बाद में निपट लेंगे, पर 1 बनना जरूरी है। तो 1 बनाने के लिए मैं इसको इसमें डायरेक्ट क्या कर दूं, ऐड कर दूं, तो 1 बन जाएगा। तो अब यही काम करते हैं, मैं ऑपरेशन क्या लगा रहा हूं ध्यान से देखना, R1 में ऑपरेशन लगेगा। जब R1 में ऑपरेशन लगेगा तो यहां पर R1 ही सबसे पहले लिखा जाएगा कि क्या ऑपरेशन लग रहा है। तो R1 प्लस R2, ये मैंने ऑपरेशन यहां पर लगाया। अब जब मैंने ऑपरेशन यहां पर लगाया R1 प्लस R2, R1 इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा देखो, ये 3 - 4 दैट इज -1, -1 प्लस 2 दैट इज प्लस के 1, है ना। ये एज इट इज रहेगा, दैट इज -4 और 2 ये एज इट इज रहेगा। अच्छा, जो ऑपरेशन आपने LHS में लगाया
वही सेम ऑपरेशन आपको आरएचएस में भी लगाना है। लगाओ, यानी कि इन दोनों को आपको एड अप कर देना। तो 1 + 0 दैट इज 1, 0 + 1 दैट इज 1 एंड 0 1, और ये a, ये आपका लग के आ गया। अब यहां पर 1 बन गया। जब यहां पर 1 बन जाए, अच्छा एक बात का ध्यान रखना कि अगर आप रो ट्रांसफॉर्मेशंस को यूज कर रहे हो, अगर आप किसको यूज कर रहे हो, रो ट्रांसफॉर्मेशंस को, तो आप सिर्फ रो के ही ट्रांसफॉर्मेशंस लगाएंगे और कोई ट्रांसफॉर्मेशंस आप वहां पर यूज नहीं करेंगे। अगर आप रो ट्रांसफॉर्मेशंस यूज कर रहे हैं तो सिर्फ रो के ही ट्रांसफॉर्मेशन चलेंगे, अगर आप कॉलम के यूज कर रहे हैं तो सिर्फ कॉलम के ट्रांसफॉर्मेशंस चलेंगे। तो अभी अगर मैंने यहां पर रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिया है तो मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हुए ही करूंगा। आप चाहो तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाकर भी इसे कर सकते हो। आप कॉलम से ट्रांसफॉर्म लगाओ कि इस 1 से इसको, इस 1 का यूज करके इस 3 से 1 बना दूं, मतलब कि इसमें डबल का मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दूं, तो भी मेरा काम हो जाएगा। तो मैंने कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर लिया। तो मैं चाहे जो भी हो, मैं रो भी यूज कर सकता हूं, मैं कॉलम भी यूज कर सकता हूं। तो फिलहाल के लिए कॉलम से वो रो से देख रहे हैं। तो पहला ट्रांसफॉर्मेशन लग गया। अब दूसरे की बात करते हैं। अच्छा एक चीज है, ये मैं रब कर दे रहा हूं आपका, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन लिखा हुआ था, थोड़ा सा भाई बोर्ड ज्यादा चाहिए रहेगा अब हमें, ठीक है ना। अब बोर्ड की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी ज्यादा है। अब देखो अगला क्या होगा, सेकंड स्टेप क्या आता है आपका। सेकंड स्टेप जो आता है वो ये आता है कि मेक A21 = 0। अब 1 के नीचे वाले जितने, अब आपने क्या किया, आपने इसको 1 बनाया ना, 1 के नीचे वाले जितने हैं उनको 0 बनाना है। सबसे सेकंड स्टेप क्या है कि 1 के नीचे वाले जितने हैं उनको 0 बनाना है। तो फिलहाल ये 1 बना, तो आप इसको 0 बनाना है। अगर 3/3 की होती तो ये और इसके नीचे वाला जो भी होते दोनों को 0 बनाता। तो मेक A21 = 0, ये सेकंड स्टेप है, ठीक है। ये हर किसी 2x2 की मैट्रिक्स में आप लगा सकते हो। ऐसे ही अभी 3/3 का एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे तो 3/3 का भी देखेंगे। तो मेक A21 = 0, तो A21 को अगर मेरे को इससे 0 करना है तो मैं इसमें 4 का मल्टीप्लाई करा के, R1 में 4 का मल्टीप्लाई करा के R2 में ऐड कर देता हूं। ऐड नहीं, सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, दोनों सेम साइन से है ना, तो सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। तो मैं ऑपरेशन क्या लगा रहा हूं, मैं ऑपरेशन लगा रहा हूं R2। अब R2 में लगा रहे हैं तो पहले R2 ही लिखी जाएगी, R2 माइनस 4R1, R2 माइनस 4R1। अब R2 में से 4R1 माइनस कर दो जरा, तो देखो क्या आएगा आंसर निकल के, -1। भाई R1 तो सेम रहेगी, ऑपरेशन तो R2 में लगा है तो -1 1, ये तो सेम ही है। अब -4 और -4 इंटू -1 दैट इज +4। तो -4 + 4 ये क्या हो जाएगा आपका 0। भाई देखो ये -4 था, है ना, -4 में R1 इसका 4 से मल्टीप्लाई करा के इसमें सब्ट्रैक्ट किया, यानी कि 4 माइनस के 4 इंटू 1 किया, ये काम करा मैंने। तो माइनस के 4 इंटू, मैंने क्या किया, -4 इंटू -1 किया, ये माइनस का 1 है ना, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो -4 + 4 आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो इस तरीके से आंसर आपका 0 आ गया, ठीक है। ये वाला एलिमेंट 0 हो गया, नीचे वाला एलिमेंट को 0 करना था, वो टास्क कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, इधर पर भी यही ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, तो लगाओ जरा, कैसे लगेगा, 2 माइनस 4 टाइम्स ऑफ 1, तो 4 इंटू 1, तो ये लग के क्या आएगा, अभी नीचे लिखते हैं, ठीक है। यहां पर क्या होगा, आप देखो यहां पर तो था 1 1, अब 0 में से माइनस के 4 किए, 0 - 4, तो 0 - 4 का मतलब -4, 1 - 4, भाई R2 की वैल्यू कितनी है, 1 है, यहां पर ये 1 है, और इसके ऊपर वाला करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की भी 1 है, तो यहां पुट कर दो जरा, तो 1 - 4 इंटू 1, दैट इज 1 - 4, 1 - 4 -3, ठीक है। ये चीज आ गई आपकी, समझ में आया। आगे देखो, अच्छा इसको सॉल्व कर दें अगर, तो क्या आ जाएगा आपके पास, -1 1 0 और 2 - 4 दैट इज -2, ठीक है, इक्वल टू 1 1 -4 -3 और a, ये आएगा, ठीक है, ये आ गया। अब थर्ड स्टेप बात करते हैं,
थर्ड स्टेप की। तो थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, थर्ड स्टेप आपका ये कहता है कि आपको अब ये जो एलिमेंट है A22 इसको 1 बनाना है। मेक A22 इक्वल्स टू 1। एक पैटर्न चल रहा है, ये वाला 1 बनाया, इसको 0 किया, इसके नीचे वाले जितने हैं सबको 0 किया, फिर इस वाले को 1 बनाया, इसके नीचे ऊपर जितने हैं सबको 0 किया। ठीक है, इस तरीके से करना है। तो मेक A22 इक्वल टू 1। अब A22 को 1 बनाने के लिए क्या ऑपरेशन लगाया जाए भाई, ये वाला एलिमेंट है आपके पास -k2, इसको 1 बनाना है। अच्छा, इसको 1 बनाना है, लेकिन ऐसे बनाना है कि ये 0 से चेंज ना हो, ये 0 ही रहे। ठीक है, ये 0 ही रहना चाहिए। ये अगर चेंज हो जाएगा तो फिर 1 बनाने का कोई फायदा नहीं है। तो ये आपका जो एलिमेंट है ये 0 ही रहना चाहिए। तो इसके 0 रखते हुए इसे 1 बनाना है। तो क्या करना चाहिए हमें, ऑपरेशन लगाएंगे हम लोग, ऑपरेशन लगाएंगे कि R2 जो है उसमें डिवाइड दे दें। अगर इधर मैं -2 से डिवाइड दे दूं तो ये 1 बन जाएगा। तो R2 क्या हो रही है, R1 माइनस के 1/2 R2 में -1/2 का मैंने क्या करा दिया, मल्टीप्लाई करा दिया। मैं मल्टीप्लाई करा सकता हूं या डिवाइड भी कर सकते हो, वो एक ही बात है। ठीक है, तो अब ऑपरेशन लगाने से ही क्या हो जाएगा, देखो ये तो यही रहेंगे, दैट इज -1 1। ये क्या हो जाएगा, 0/2 दैट इज 0, और -2/2 दैट इज 1। ठीक, इक्वल टू यहां पर क्या हो जाएगा, 1 1, इसमें 2 का डिवाइड देंगे, -k2 का, तो ये हो जाएगा +k2 भाई, -4/2, -4/-2, तो माइनस से माइनस कटा, आंसर क्या आ गया 2 +k2। ऐसे ही -3/-2 दैट इज 3/2, ये आ गया। ठीक है, तो ये आपका निकल कर आ गया थर्ड स्टेप का बात इनटू A, ये चल ही रहा है। ठीक, अब क्या करना है, अब इसके यूज से क्या करना है, बाकी सबको जो भी इसकी लाइन में है उनको क्या बनाना है, 0 बनाना है। देखो बेसिकली आपको करना यह है कि आपको डायगोनल एलिमेंट्स जो है, ठीक है, आपको जो डायगोनल एलिमेंट्स है उनको पहले 1 बनाना है और उनकी मदद से बाकी सभी एलिमेंट्स को 0 बनाना है। ये डायगोनल एलिमेंट था, इसको पहले 1 बनाया, इसकी मदद से फिर इस रो के सभी को 0 बनाया। ये डायगोनल एलिमेंट था, ये डायगोनल एलिमेंट था 2, फिर इसको 1 बनाया और इसको 1 बनाकर इसकी मदद से बाकी सबको 0 बनाया। ऐसे ही तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी, है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट 1 होते हैं, बाकी सब 0 होते हैं, तो वही काम करना है। ठीक है, इस तरीके से जाना है। अगर इस तरीके से नहीं जाओगे तो बड़ा कंफ्यूज हो जाओगे और क्वेश्चन अटक जाएगा, है ना। तो इस तरीके से जाना। अब आते हैं थर्ड स्टेप पर। तो थर्ड स्टेप के लिए जगह थोड़ा सा रब करनी पड़ेगी, मैं ऊपर क्वेश्चन रब कर रहा हूं, आप लोग देख लेना क्वेश्चन क्या है। ठीक है, क्वेश्चन को रब कर रहा हूं। अब देखो थर्ड स्टेप के लिए, थर्ड स्टेप ये कहता है कि A22 जब 1 हो गया, ये 1 हो गया, इसके ऊपर वाला 0 करना है। तो दैट मीन्स मेक A, अगला स्टेप है मेक A12 इक्वल टू 0। ठीक है, मेक A12 इक्वल टू 0। अब इसको जरा 0 बनाओ। 0 बनाने के लिए इससे इसको 0 बनाना है, क्या ऑपरेशन लगेगा भाई, इसको इसमें से माइनस कर दो, यानी कि R1 माइनस R2, है ना। R1 में से R2 को क्या कर दो, माइनस कर दो, तो 0 बन गया। कर दो जरा, चलो करते हैं, क्या आएगा, क्या आएगा भाई, देखो -1, अच्छा -1 में जब इसको ऐड माइनस करेंगे, -1 - 0 दैट इज -1, 1 - 1 दैट इज 0, ये 0 है, ये 1 है, इक्वल टू यहां क्या आएगा 1 - 2, 1 - 2 दैट इज -1। ठीक, 1 - 3/2, 1 - 3/2 दैट इज -k1/2, 2 और 3/2 ये है, दैट इज रहेंगे 2 और 3/2, और ये A था ही। ठीक है, तो ये अपना फोर्थ स्टेप भी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ स्टेप कंप्लीट हो गया। अब लास्ट स्टेप। तो लास्ट स्टेप के लिए भाई रब करते चलेंगे भैया, देखो थोड़ा सा लंबे क्वेश्चन हैं, ठीक है, तो ध्यान में रखते हुए चलना, कहीं कुछ दिक्कत आ जाए तो पीछे वीडियो में जाकर देख लेना, है ना। अब देखो आगे लास्ट स्टेप आपको क्या करना है, लास्ट स्टेप बच गया है,
लास्ट स्टेप क्या कह रहा है, अब देखो करना क्या है, ये आइडेंटिटी होने के लिए -1 की जगह +1 होना चाहिए बस। तो मेरे को इसलिए लास्ट स्टेप में क्या करना पड़ेगा, अगर कभी ये +1 का बना तो इससे दूसरा स्टेप नहीं आएगा, आपका यहीं पर आंसर खत्म हो जाएगा। अगर ये प्लस का 1 होता तो, अब ये क्योंकि माइनस का 1 है, मुझे प्लस का चाहिए, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको 1 बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये कोई स्टेप नहीं है, ये तो बस हमें जरूरत है, ठीक है, करने की, नहीं तो क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब देखो क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है किसमें, R1 में -1 का, R1 माइनस के 1 इंटू R1, ऐसे कर देंगे तो माइनस का ये क्या हो जाएगा 1, प्लस का 1 हो जाएगा, तो कर दो मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, ये देखो प्लस के 1 0, ये तो 0 ही रहेगा, ये 1 ही रहेगा, इक्वल टू ये -1 -2 माइनस से मल्टीप्लाई करा है तो ये +1 और ये 1/2, ये 2 और ये 3/2, और यहां पर आ गया a। अब देखो क्या हुआ, मैंने जो चीज कही थी वही हुई ना, ये तो बन गई I मैट्रिक्स और ये बन गई A इंटू सम B। तो अब जो रिजल्ट निकल कर आया इन सब का वो ये आया कि I इज इक्वल्स टू सम मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को मैं B बोल रहा हूं, सम मैट्रिक्स B इंटू A, एंड जब B A की वैल्यू आई है देन B इज इनवर्स ऑफ A। ठीक है, B इज इनवर्स ऑफ A, और B इज इनवर्स ऑफ A मतलब ये जो मैट्रिक्स आई है आपकी, ये वाली जो मैट्रिक्स आई है, ये ही मैट्रिक्स आपकी क्या है, A का इनवर्स है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, 2x2 मैट्रिक्स के लिए A इनवर्स को निकाल सकते हो इजिली इन स्टेप्स को फॉलो करके। सबसे पहले A11 को 1 बनाना है, A11 को 1 बनाने के बाद A21 को 0 करना है, मतलब उसके नीचे के सबको 0 करना है, फिर A22 को 1 बनाना है और उसके ऊपर नीचे जितने हैं सबको 0 करना है। ये आइडेंटिटी बन गई, और जो कुछ मैट्रिक्स यहां बनी ये उसका इनवर्स आ गया। किसका इनवर्स आ गया, A का इनवर्स आ गया, जिस मैट्रिक्स का हमें इनवर्स चाहिए था। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। 2x2 मैट्रिक्स के इनवर्स निकालना आप सीख गए होगे बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। बात को ध्यान रखना, कौन सी बात को ध्यान रखना, कि अगर आप रो लगा रहे हो, रो ट्रांसफॉर्मेशंस कर रहे हो, तो रो ही के ट्रांसफॉर्मेशंस आपको करने हैं, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस आपको फिर नहीं लगा सकते। ठीक है, वो रेस्ट्रिक्शन आ जाती है, अगर रो लग रहे हैं तो सिर्फ रो, कॉलम लग रहे हैं तो सिर्फ कॉलम। ठीक हो गया। अब आप फटाफट से इस क्वेश्चन को नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो चाहे कर लो। मैं आगे बढ़ता हूं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है, मैं बोर्ड को रब करके अब आगे बढ़ूंगा। अब देखते हैं कि 3x3 मैट्रिक्स के लिए जो इनवर्स निकालना है हमें बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, उसे कैसे सॉल्व करना है। तो उसके लिए जरा स्टेप्स को देख लेते हैं पहले कि स्टेप्स कौन कौन से होने वाले हैं। तो देखो भाई, सबसे पहला स्टेप को मैं पहले एक बार इसका तरीका पूरा बता देता हूं, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, स्टेप जरूरी है इसके जानना, क्योंकि देखो क्वेश्चन अगर आता है पेपर में तो 3x3 का ही आएगा, 2x2 का नहीं आएगा। आएगा तो 6 मार्क्स में आएगा। ठीक है, 6 मार्क्स में आएगा, साथ में चॉइस में आएगा। चॉइस में आएगा किसके साथ, डिटर्मिनेंट्स के इनवर्स निकालने वाले क्वेश्चंस के साथ। तो इसके साथ चॉइस भी रहेगी। तो अगर ये कंसेप्ट में आपको कोई दिक्कत आती है, वैसे तो आने नहीं वाली, बहुत इजी कंसेप्ट है, आराम से निकल आएंगे। हाँ, दिक्कत एक है इसमें, दिक्कत एक क्या है कि ये जो कंसेप्ट है, ये जो चीज है इनवर्स निकालने वाली बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें कैलकुलेशंस बहुत सारी हैं, और जब भले छोटी छोटी सी हैं कैलकुलेशन, बिल्कुल बच्चों वाली हैं, जो बच्चे कैलकुलेशन करते हैं प्लस माइनस करना, वो वाली कैलकुलेशन है, लेकिन है बहुत सारी, जिस वजह से क्या होता है कि गलती होने के चांसेस, एरर के चांसेस इसमें सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है, उन वाले क्वेश्चंस में एरर इतना नहीं आता, लेकिन इन वाले क्वेश्चंस में एरर बहुत आता है। छोटी छोटी सी मिस्टेक्स हो जाती हैं और फिर आप उनको पकड़ भी नहीं सकते कि वो कहाँ हुई है। ठीक है, क्योंकि भाई देखो 9 एलिमेंट्स में किसको जोड़ने में कब गलती करी, कौन से स्टेप में, तो बड़ा टिपिकल हो जाता है वो ढूंढना, और ढूंढना भी नहीं है आपको। अगर पेपर में क्वेश्चन गलत हो गया तो ढूंढना मत, सॉल्व करके जैसा है छोड़ आना, क्योंकि बहुत टाइम खा जाएगा आपका। ठीक, तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। वैसे गलती के चांसेस नहीं होंगे, मैं बताऊंगा उसके लिए कैसे कैसे करना है, वैसे ही करना है इस क्वेश्चन को। अच्छा, सबसे पहली चीज तो इसमें यह ध्यान रखना कि इस क्वेश्चन में जल्दबाजी नहीं करनी है। क्या नहीं करनी है, जल्दबाजी, आराम आराम से करना है, जल्दबाजी की कोई गुंजाइश नहीं है यहाँ पे। ठीक है, हिंदी में लिख के समझा दे रहा हूं कि भाई जिस चीज की कोई गुंजाइश नहीं है, इस क्वेश्चन में जल्दबाजी में आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको बिल्कुल एक काम तरीके से, आराम से इस
इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, अगर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने जा रहे हो पेपर में तो। ठीक, अब जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल आराम से करना है, तो ही इसमें एरर कम होंगे, वरना इसमें एरर बहुत सारे आ सकते हैं। ठीक, अब सबसे पहला स्टेप जो रहता है हमारा वो क्या रहता है कि भाई स्टेप्स पर आते हैं, स्टेप्स की बात करते हैं कि हमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं इसका इन्वर्स निकालने के लिए यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अब स्टेप में जो सबसे पहला स्टेप है दैट इज a इक्वल्स टू आई इंटू ए। ठीक, बताया था जब मैंने 2/2 का करा था तब भी बताया था कि सबसे पहले आपको a इक्वल टू आई ए लिखना होता है। फिर हम क्या करेंगे, चलो इसको लिख भी लेते हैं, साथ में क्वेश्चन भी सॉल्व करते चलते हैं और स्टेप्स भी मैं बताता चलूंगा, है ना, उससे फायदा रहेगा, क्वेश्चन के साथ साथ पूरे स्टेप्स भी हो जाएंगे। तो अब देखो a इक्वल टू आई है, जरा लिख लो, a मैट्रिक्स 2 0 -1 5 1 0 0 1 3। ठीक है, इक्वल टू आई ए। अब यहां पर कौन सी लिखी जाएगी, आई मैट्रिक्स, दैट इज 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक, इनटू ए, इस टाइप से लिख देंगे। अब करना क्या है, अब हमें अल्टीमेटली ये वाली जो मैट्रिक्स है इसको तो बनाना है आई मैट्रिक्स, और ये वाली जो मैट्रिक्स जो कुछ भी बन के आएगी ये हो जाएगा हमारा ए का इनवर्स। जब ये आई बन जाएगी तो ये वाली मैट्रिक्स में कॉरस्पॉन्डिंगली जो भी आपके ट्रांसफॉर्मेशंस लगेंगे और ट्रांसफॉर्मेशंस होने के बाद ये जो कुछ भी बन के आएगी दैट विल बी आर ए इनवर्स। ठीक, तो अब चलो पहला स्टेप देखते हैं कि इसका पहला स्टेप क्या है इसको आई बनाने के लिए। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो ये कहता है कि मेक a11 इक्वल टू 1। जैसे 2/2 के थे ना वैसे ही है, आपको a11 इस एलिमेंट को क्या करना है, 1 बनाना है, और इस एलिमेंट को 1 बनाने के बाद इसके नीचे के जितने एलिमेंट हैं उनको क्या करना है, 0 बनाना है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, a11 को 0 बनाना है। उसके लिए देखो क्या करूंगा मैं, ऑपरेशन क्या लगाऊंगा, सबसे पहले तो मैं R1 को 3 टाइम्स R1 के कर दूंगा, 3 टाइम्स ऑफ R1। ये ऑपरेशन मैं लगा सकता हूं, एक स्केलर से मल्टीप्लाई में एक नॉन जीरो नंबर से मैं क्या कर सकता हूं, पूरी एक मैट्रिक्स की रो का मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तो अगर मैं ये ऑपरेशन लगाता हूं तो ये ऑपरेशन लगाने के बाद जो मेरी मैट्रिक्स आएगी वो कुछ ऐसी होगी, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट इज 6, 0 -3, ये एज इट इज रहेंगे 5 1 0 एंड 0 1 3। ठीक, इस तरीके से आ जाएगा, इक्वल टू यहां पर भी 3 का मल्टीप्लाई ऊपर होगा तो दैट इज 3 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। इस तरीके से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इजीली 1 बन जाएगा भाई, 5 को इसमें से माइनस कर दो तो 1 बन गया। तो यानी कि अगला ऑपरेशन क्या होने वाला है मेरा, R2 में नहीं R1 में लग रहा है, तो R1 माइनस R2। अच्छा, जब R1 लिखोगे यहां पे हमेशा ध्यान रखना कि जब पहले R1 लिख रहे हो तो पहले R1 ही लिखा जाएगा। ये मैं आपको हर एक जो भी ऑपरेशन लगा रहा हूं उसमें मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं बार बार, क्योंकि याद रख लेना, बहुत से गलती करे आते हैं कि R1 टेंड्स टू R2 माइनस R1 कर दिया या कुछ समथिंग लाइक दैट कर दिया, क्योंकि यहाँ नेगेटिव आ रहा था उससे बचने के लिए कुछ कर दिया, तो नहीं करना। अगर यहाँ R1 है तो सबसे पहले R1 ही लिखा जाएगा, उसमें से कुछ भी सब्ट्रैक्ट, ऐड या जो कुछ भी करना है आपको वो करना होगा। ठीक, चलो तो अब इस ऑपरेशन को लगा लेते हैं। इस ऑपरेशन को लगाते ही अपना 1 तो बन जाएगा कम से कम, तो 1 बना लो। ऑपरेशन लगेगा 6 - 5 दैट इज 1, है ना, R1 में से R2 को माइनस कर रहे हैं तो 6 - 5 0 - 1, 0 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस का 1 एंड -3 - 0 तो -3। ठीक, आगे देखो 5 1 0 एंड नेक्स्ट 0 1 3। ओके, इस तरीके से हमने क्या किया, 1 बना लिया। इक्वल टू यहां पर भी माइनस करना है तो 3 - 0 दैट इज 3, है ना, 3 में से 0 माइनस करोगे 3, 0 - 1 -1, 0 - 0 0। बहुत आराम से करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। आराम से का मतलब ये है कि बड़े प्यार के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, जल्दबाजी मत करना, है ना, कि भाई छोटी छोटी कैलकुलेशन है फटाफट कर लेता हूं, एरर बहुत ज्यादा निकल आते हैं इसमें। ठीक है,
चलो, तो ये हो गया इंटू ए। ठीक, अब दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप ये है कि हमें इसके नीचे के जो एलिमेंट्स हैं उनको क्या करना है? जीरो बनाना है। तो यानी कि अगला जो मेरा स्टेप होने वाला है, ये स्टेप्स नोट कर लेना अलग से। अच्छा, ये स्टेप्स को आपको वहां नहीं दिखाना कि मेक A11 इक्वल टू 0, ये सारे स्टेप्स नहीं दिखाने, ये वाला दिखाना इंपॉर्टेंट है। ये वाला स्टेप तो दिखाना है कि A इक्वल टू IA कर रहे हो, फिर आप इसको सॉल्व कर रहे हो, लेकिन बाकी आगे के जो भी स्टेप्स ये लिखे हुए हैं, ये चीज दिखानी है। लेकिन ये स्टेप्स को वहां पर एग्जाम में दिखाने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपकी सहूलियत के लिए है, ताकि आपको समझ में आए कि क्वेश्चन को कैसे परफॉर्म करना है। इसी तरीके से अगर आप जाओगे ना, तो आप तुरंत इसका इन्वर्स निकाल सकते हो। वरना अगर आप कोई और तरीका अपनाओ कि मैं इसको आई बनाने के लिए पहले किसी को भी 1 बना लूं, किसी को भी 0 कर लूं, कुछ भी कर लूं, तो बड़ा टिपिकल हो जाएगा। दूसरी बात, अगर रो के ऑपरेशन लग रहे हैं तो रो के ही लगेंगे, ये बात भी आप ध्यान रखना। रो के ऑपरेशन में लगा रहा हूं तो सिर्फ देखो रो के ही लग रहा है, ठीक है ना। तो अब क्या है? मेक A21 एंड A31 इक्वल टू 0। A21 और A31 ये दोनों जो एलिमेंट है इनको क्या करना है? जीरो करना है, यानी कि इन एलिमेंट्स को जीरो करना है। ठीक, अब एक तो ऑलरेडी 0 है, ये वाला तो ऑलरेडी 0 है, इसको जीरो करना है, यानी कि सिर्फ एक ऑपरेशन की जरूरत है, दैट इज R2 में मैं एक ऑपरेशन लगाता हूं। चलो, इसको तो ऑपरेशन वाली पेन से लिखते हैं भाई, ग्रीन से ऑपरेशंस लगा रहे हैं तो ग्रीन से लिखते हैं। R2 टेंड्स टू R2 माइनस 5 टाइम्स ऑफ R1। अगर R1 में 5 का मल्टीप्लाई करा के इसमें से माइनस करा दें तो सिंपल सी बात है, यहाँ 0 बन जाएगा। यही करना है, इसी तरीके से जाना है आपको, है ना। अब चलो करो इसका माइनस। तो देखो, मैंने माइनस तो इसी तरीके से करा है, तो डायरेक्ट यहाँ पर मेरे को कैलकुलेट करने की तो जरूरत है नहीं भाई, मैंने ऑपरेशन ही इस तरीके से लगाया है कि यहाँ पर 0 बने, तो इसके लिए तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है ना, बाकियों के लिए करना पड़ेगा। तो आप बिना कैलकुलेट करे डायरेक्ट लिख देना 0, ठीक है। टाइम को बचाना है जितना हो सके। फिर -1 और -3 ये तो एज इट इज है। अब -1 - 5 दैट इज प्लस के 5, और 1 + 5 दैट इज 6। ये कितना आ गया? 6 आ गया। ऐसे ही 3 इंटू -3 इंटू -5 दैट इज प्लस के 15, और 15 + 0 दैट इज 15। ठीक, इस तरीके से आ गया। नेक्स्ट यहां पर क्या है? 0 1 3 इक्वल टू, यहां पर देखो 3 -1 0। अब यहां देखो 3 इंटू -5 -15, -15 और R2 में इसको ऐड अप कर देंगे तो ये हो जाएगा -15। सिंपल, इसमें भी इसी तरीके से -5 और 5 में ऐड करेंगे तो ये 6, 1 में ऐड करेंगे तो ये 6। इसमें तो कुछ भी कर लो, आंसर 0 ही रहना है। और नेक्स्ट ये वाली रो एज इट इज 0 0 1 ए। ठीक, आगे देखो, आगे क्या करना है? अब ये 0 बन गया। अब आपको ये वाला जो एलिमेंट है, जो ये A22 जो एलिमेंट है, इसको 1 करना है। अब क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप क्या है? मेक A22 इक्वल टू 1। A22 को 1 बनाना है, ठीक है। तो A22 को 1 बनाते हैं। A22 को 1 बनाने के लिए क्या ऑपरेशन लगाएं? भाई देखो, यहां पर ऑलरेडी 1 है, अगर मैं इन रोज को इंटरचेंज कर दूं, इन दोनों रोज को आपस में इंटरचेंज कर दूं, तो यहां मेरा 1 आ जाएगा। तो मैंने ऑपरेशन क्या लगा दिया कि R2 इंटरचेंज विद R3। R2 को इंटरचेंज किससे कर दिया? R3 से। और इस ऑपरेशन को लगाते ही मेरा क्या हो जाएगा? ऊपर 1 बन के रेडी हो जाएगा। तो लगाओ, देखो, दैट इज 1 -1 -3। अच्छा, ये ध्यान रखना, ये 1 भी इस तरीके से बनाना है कि ये 0 डिस्टर्ब ना हो जाए, ये 0 0 ही बने रहने चाहिए। यानी कि आप ऊपर के एलिमेंट को यूज करके इसमें से माइनस करके 1 नहीं बनाना। आप क्या करना? आप या तो इससे लेकर माइनस करना या फिर कुछ और ट्रिक अपनाना, लेकिन ऊपर से लेकर मत बनाना, ठीक है। ये ध्यान रखना। चलो आगे देखो, 0 0। अब यहां पर बनाने के लिए 1 3, दूसरा ये क्या हो जाएगा? 6 15, ठीक है। अब देखो, इधर क्या हो जाएगा? 3 -1 0। अब ये दोनों तो इंटरचेंज हो गई, तो ऊपर आ जाएगा 0 0 1, और नीचे आ जाएगा -15 6 और 0, और यहां पर आ जाएगा। ठीक, ये आपके इतने स्टेप कंप्लीट हो गए। अब आपको क्या करना है? जब यहां आपका 1 बन गया तो बाकी सबको क्या बनाना है?
जीरो बनाना है। तो अब आपको क्या करना है, ये 6 और -1 यानी कि इन दोनों एलिमेंट्स को, ठीक है, इन दोनों एलिमेंट्स को क्या करना है, जीरो करना है। तो अब मैं ये वाला पोर्शन आपका रब कर रहा हूं, फिर मैं आगे इसको सॉल्व करता हूं। आपने अगर इसको नोट नहीं करा है तो इस वाले पोर्शन को नोट कर लें, क्योंकि मैं अब इसको रब करने जा रहा हूं। तो अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि इन दोनों को मुझे क्या करना है, जीरो करना है। तो इन दोनों को जीरो करने के लिए क्या करना है भाई, 1 से इसको तो ऐड अप कर दो और इसमें से 6 टाइम करके सब्ट्रैक्ट कर दो, तो जीरो बन जाएगा। तो यानी कि ऑपरेशन लगेगा R1, देखो ऑपरेशन क्या लगेगा, R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2, है ना। इन दोनों को तो जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ते ही ये जीरो हो जाएगा R1 में। और इसमें जीरो करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, R2 वो R3 टेंड्स टू R3 माइनस 6R2, 6 टाइम्स ऑफ R2 करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो ये मेरा जीरो बन जाएगा, है ना। चलो बनाओ, क्या बनेगी मैट्रिक्स, देखो 1 0 0, ठीक। अच्छा, आप हमेशा ध्यान रखना कि हमेशा इस 1 को यूज करके कोशिश मत करना कि मैं इसको जीरो बनाऊं, ना 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 ना। आपको हमेशा ये जो 1 बना रहे हो ना, जिस एलिमेंट को 1 बना रहे हो उस एलिमेंट के 1 को ही यूज करके बाकी जगह जीरो बनाना है। ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा है कि यार यहाँ भी तो 1 है, यहाँ तो सीधा सीधा 6 टाइम्स करके ऐड कर दूंगा, 1 बन जाए, जीरो बन जाएगा यहाँ पे। ऐसा नहीं करना है। आपके पास ये जो A22 आया है, इसी का यूज करके, इसी वाले 1 का यूज करके आपको हर जगह जीरो क्रिएट करना है, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखना। अब चलो देखो आगे क्या होगा, यहां तो जीरो हो जाएगा क्योंकि हमने ऑपरेशन ही इस तरीके से लगाया है कि ये दोनों एलिमेंट जीरो हो जाए। बाकियों की कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 3 + 3 ये तो जीरो हो गया, ठीक है, ये तो डायरेक्ट जीरो हो गया। और 3 × 6 करोगे तो 3 6 का होता है 18, 18 में से 15, 15 में से 18 माइनस हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा आपका 15 में से 18 गए -3, ये आ गई आपकी, ठीक। अब दूसरी जगह क्या आएगी उसको देख लेते हैं भाई। जीरो में से कुछ भी मल्टीप्लाई करके ऐड सब्ट्रैक्ट करो, मतलब इन दोनों को जोड़ ही रहे हैं हालांकि, तो इन दोनों को जोड़ने से इस पर तो कोई डिफरेंस आएगा नहीं, इस पर भी कोई डिफरेंस आएगा नहीं, ये वाला 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 - 1 1, ठीक। R2 एज इट इज रहेगी, उसमें कोई ऑपरेशन लग नहीं रहा है, तो 0 0 1। इसमें इसको अगर मैं 6 टाइम्स करके ऐड करूं कोई फर्क नहीं, इसमें 6 टाइम्स करके ऐड करूं कोई फर्क नहीं, इसमें 6 टाइम्स करके ऐड करूंगा तो फर्क आ जाएगा, दैट इज, अच्छा ये 0 है 6 नहीं है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो ये हो जाएगा 15 6 एंड 6 टाइम्स ऑफ 0, तो 6 टाइम्स ऑफ 1 माइनस के, ठीक है, तो ये हो जाएगा -6। और भाई 0 - 6 टाइम्स ऑफ 1, तो 0 - 6 दैट इज -6। तो ये आ गया आपके पास, ठीक। अब देखो अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप होगा कि मेरे को ये जो लास्ट A33 है इसको 1 बनाना है। तो अगला स्टेप क्या है, मेक ये वाला A33 = 1, ठीक। A33 को 1 बनाने के लिए सिंपल स्टेप, मैं 3 से डिवाइड कर देता हूं पूरी इस वाली लाइन में, इस वाली रो में, थर्ड रो में अगर मैं 3 से डिवाइड कर देता हूं तो मेरा 1 बन जाएगा। तो स्टेप क्या हो जाएगा, इजी, सबसे आसान स्टेप क्या हो जाएगा, R3 टेंड्स टू R3 डिवाइडेड बाय 3, ठीक। कर दो, स्टेप लगा दो इसमें, तो क्या आ जाएगी मैट्रिक्स, देखो 0 1 0 0 0 1 3 0 0 -1। अच्छा, क्यों ना मैं यहां पर -3 से डिवाइड कर दूं ताकि ये मेरा माइनस भी हट जाए, तो मैं -3 से डिवाइड कर दूंगा तो ये 1 आ गया, ठीक। अब दूसरी जगह क्या करना पड़ेगा उसको देखो, 3 - 1 1 0 0 1 एंड यहां 3 से डिवाइड देंगे तो 5, -3 से देंगे तो -5 -2 +2 इंटू A, ये आ गया, ठीक। अब लास्ट स्टेप, इसका यूज करके इसको 0 करना है क्योंकि ऊपर वाला तो 0 है ही है ऑलरेडी। अगर ये 0 ना हो तो इन दोनों को 0 करना है, मतलब कि स्टेप में लिख देता हूं क्या कि इस 1 का यूज करके इन दोनों को 0 बनाना है, ठीक। तो स्टेप है मेरा मेक
A13 and A23 equal to 0. ठीक, मेक A13 and A23 equal to 0. तो अब जरा लगा दो इसमें स्टेप क्या लगेगा कि R, अब ये तो ऑलरेडी 0 है, तो इसके लिए तो 0 बनाने के लिए कोई जरूरत नहीं है ऑपरेशन की, इसको 0 करना है, तो ऑपरेशन लग जाएगा R3 वो R2 टेंड्स टू R2 माइनस 3R3. ठीक है, इस ऑपरेशन को लगाते हैं. तो देखो ऑपरेशन क्या लगेगा, ऑपरेशन ऐसे लगेगा कि ये आ गया. अब ये दोनों तो एज इट इज रहेंगे 1 0 0, इसमें तो कोई चेंज होना नहीं है. अच्छा, ऑपरेशन में ऐसे लगा रहा हूं कि ये वाला एलिमेंट 0 हो जाए तो डायरेक्ट लिख दो 0 1 0, कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, और लास्ट में तो कोई चेंज आएगा ही नहीं, तो 0 0 1. अब यहां तो बन गई अपनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स. अब ये ऑपरेशन लगाने के बाद यहां जो कुछ भी आएगा वो आपका क्या होगा, A इनवर्स हो जाएगा. तो देखो 3 -1 1, R1 में तो कोई ऑपरेशन लगना नहीं है. R2 में क्या करा है, R2 माइनस 3 टाइम्स R3, तो 0 -3 टाइम्स 5, -3 टाइम्स 5 मतलब 15, और 15 को इसमें अगर 0 में प्लस का 15 हो जाएगा ना, -3 से मल्टीप्लाई करते ही, तो 0 + 15 दैट इज 15. 0 -3 -2 -6, तो 0 + 6 6. ऐसे ही -3 + 2, तो दैट इज -6, और 1 - 6 तो माइनस के 5. ठीक, -5 -2 2 टाइम्स A. अब ये जो भी मैट्रिक्स बन के आई, ये वाली मैट्रिक्स जो कुछ भी आई, ये ही मैट्रिक्स आपकी क्या है, B मैट्रिक्स है, या कह लो A इनवर्स है. यही मैट्रिक्स आपका क्या है, A का इनवर्स है. दिस मैट्रिक्स इज A इनवर्स. क्योंकि देखो कंडीशन ही यही होती है ना, A × A इनवर्स इक्वल टू I. तो वही कंडीशन को यूज करके मैंने क्या बोल दिया कि अब ये जो मैट्रिक्स है यही आपकी A का क्या है, इनवर्स है. और इस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को 3x3 मैट्रिक्स के जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनको आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, समझ में आया पूरा. ये स्टेप्स को फॉलो करना, ध्यान रखना, स्टेप्स को जरूर से इसी तरीके से फॉलो करना. इन्हीं तरीकों से अगर स्टेप्स को फॉलो करोगे तो कभी भी दिक्कत में नहीं फंसोगे, आपको आराम से आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा. हाँ, जल्दबाजी मत करना, जल्दबाजी में भाई काम सारे खराब होते हैं. ठीक है, तो जल्दबाजी मत करना. फर्दर बोर्ड को मैं रब करता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो. तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी. इनवर्स निकालना, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस और इन्वर्टेबल मैट्रिक्स के बारे में जितनी भी मैंने इंफॉर्मेशन दी वो काफी है आपके लिए. इतना ही आपके बोर्ड्स में, पेपर्स में आने वाला है, इससे आगे कुछ भी नहीं आएगा. इतना समझ लिया है तो हमारा मैट्रिक्स लगभग चैप्टर खत्म हो गया है. अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट मिसलेनियस के क्वेश्चंस मैं ट्राई करूंगा अपने नेक्स्ट लेक्चर में लेने की. तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट लेक्चर. तब तक स्टे सेफ, स्टे हैप्पी. तब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.